ओके। इकोनॉमिक्स वाला जो डायग्राम है वो आता है बनाने के लिए, बिना देखे बना सकते हो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम वाला? तृप्ति, वो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर है कि कैसे पैसा फ्लो होता है इकोनॉमी में, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? पूरा पूरी क्लियर नहीं है, अब एकदम ही बोल देंगे क्या अचानक से। ओके, तो डायग्राम हम लोग सीखेंगे। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो कहीं पे भी बना दोगे वो डायग्राम। ठीक है, फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग कंसेप्ट सीख करके वो डायग्राम करें। ओके। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कवर किया था। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी। कृष्णा, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छा हेयर कटिंग किया है, और थैंक यू दाढ़ी भी सर। अच्छा काटा है, पूरा डीएसपी लग रहे हैं आप। हेडिंग लिखिए, सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, प्राइवेट सेक्टर इज लेस देन पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इज लेस देन पब्लिक सेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट, रशिया स्लैश नॉर्थ कोरिया। रशिया स्लैश नॉर्थ कोरिया। नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड लाइसेंस। लिमिटेड लाइसेंस। नेक्स्ट पॉइंट, LQP पॉलिसी। LQP पॉलिसी, L फॉर लाइसेंस, Q फॉर कोटा, P फॉर परमिट। तो LQP, लाइसेंस, कोटा और परमिट पॉलिसी। नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग मॉडल इन इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया। प्लानिंग मॉडल इन इंडिया इज अडॉप्टेड फ्रॉम रशिया। ओके तृप्ति, इसको एक्सप्लेन कीजिए, वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है? तो सोशलिस्ट में वही है कि एक मतलब ये सोसाइटी पे ज्यादा मतलब फोकस होता है। प्राइवेट सेक्टर इसमें इसमें कम इंटरफेरेंस करती है। पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जो होती है वो ज्यादा ओन करती है मैक्सिमम चीजों को। और ये रशिया और नॉर्थ कोरिया में हम देखने को मिलता है एग्जाम्पल के तौर पे। और यहाँ पे लिमिटेड लाइसेंस होता है। एंड ये लाइसेंस कोटा परमिट मतलब पॉलिसी के बेस मतलब ये सब इसमें चलता है। तो मतलब सिंपली वही है कि ये सोसाइटी को लेकर के ज्यादा ओरिएंटेड होती है rather देन कैपिटलिस्ट। प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा ये नहीं होती क्योंकि गवर्नमेंट तो सोशलिस्ट सोसाइटी को लेकर के चलती है इसलिए पब्लिक सेक्टर। ओके, LQP पॉलिसी का मतलब होता है लाइसेंस, कोटा, परमिट। एल लाइसेंस मतलब सरकार ओनर है। जब कोई भी चीज को आप कर रहे हो ना, तो उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जब कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा तो वो इलीगल हो जाएगा, फिर आप जेल में जाओगे फिर। तो लाइसेंस। कोटा कहने का मतलब है कि अगर आप कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो एक कोटा होता है कि उससे बाहर आप नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स इतना मैक्सिमम, इतना केजी, सपोज आप टमाटर उगा रहे हो, आई मीन मतलब फॉर एन एग्जांपल, तो गवर्नमेंट ने बताया कि आपका जो कोटा है वो 50 किलो का है। अब 50 किलो से ज्यादा आप नहीं सेल कर सकते हो, इससे ज्यादा ट्रेड आप नहीं कर सकते हो। समझ गए? फिर परमिट का मतलब होता है कि वही चीज, मतलब परमिशन लेना पड़ना, आपको परमिट्स वगैरह सब चीज चाहिए होंगे। तो ये चीज मतलब सारा कंट्रोल किसके पास है? गवर्नमेंट के पास में है सारा का सारा कंट्रोल। इंडिया में जो 5 ईयर प्लान्स चलते थे, जो प्लानिंग मॉडल चलता था, वो रशिया से अडॉप्टेड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी।
एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेट दोनों ही होंगे। तो जैसे हमने डिस्कस किया 1947 के टाइम्स में जवाहरलाल नेहरू जी ने मिक्स्ड इकोनॉमी प्लान को इम्प्लीमेंट किया था विथ अ लिटिल इंक्लिनेशन टुवर्ड सोशलिज्म। उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही कंटिन्यू किया विथ अ लिटिल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, लिटिल नहीं मतलब लिटिल मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। तो क्लियर है ये। तो इंडिया में मिक्स्ड, अगर सपोज इंडिया में मान लो पूरा कैपिटलिस्ट हो जाए तो क्या होगा, पूरा सोशलिस्ट हो जाए तो क्या होगा, बताओ। सर कैपिटलिस्ट होगा तो वही मतलब कुछ इंडिविजुअल ही होल्ड करेंगे, मोनोपोली हो जाएगा, और फिर मतलब इनडायरेक्टली वो मोनार्की जैसा हो जाएगा। और अगर ओके। प्योर सोशलिस्ट हो गया तो सारा चीज़ गवर्नमेंट कैप्चर कर देगी, और मतलब कोई इंडिविजुअल का कैपेबिलिटी होगा तो वो कुछ अपने दम पे कुछ नहीं कर पाएगा। सर एक साइड अगर में बंद। मतलब और जो बड़े बड़े जो प्राइवेट प्लेयर्स जो फिर बचेंगे, वो फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना करके बाहर करने लगेंगे, तो इंडिया का जो इकोनॉमी है वो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम्म। सर मेरा एक ओपिनियन है, मतलब जैसे कि चाइना चाइना जो है वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है। उधर का जो सरकार है वो मतलब डोमिनेट करता रहता है। मतलब वो कुछ कुछ कंपनी ऐसा है जिसको वो दे के रखा है और उन्हीं का मतलब उधर चलता है। तो अगर सरकार अच्छा हुआ, वो अगर लोगों के हित में सोचना चाहे, तो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से चलता है। और उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है चाइना। मतलब उन लोगों का अगर देखा जाए तो हम लोग से बहुत बेहतर और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल में, बहुत इकोनॉमिकली वो हमसे बेहतर ग्रो आज कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी खराब है, लेकिन अगर सरकार का सोचने का हित अगर अच्छा हुआ तो वो एक बेहतर फायदा ला सकती है, मतलब अभी सही का भी बात बोल। टाइम है। एक्चुअली क्या है ना कि सही लोगों के अगर हाथ में अब पावर है तो फिर चीज़ें बहुत अच्छी स्मूथली चलती हैं। तो जो सोशल के जो सोसाइटी के जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वगैरह सब होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल में अच्छे से रखा जा सकता है अगर पावर में अच्छी सरकार है, कंट्रोल करने वाली सरकार है। तो ये भी पर्सपेक्टिव अच्छा है दोनों। ठीक है, लेकिन इंडिया जैसे देश में ये मान करके चलना कि काफी अच्छी गवर्नमेंट आ ही जाएगी और सारे लोग अच्छे ही होंगे, तो वो तो नहीं होगा। नो मैटर व्हाट कि कितनी भी अच्छी पार्टी होगी, गुंडे और वो होता है ना कि कंजर्वेटिव माइंडसेट्स वाले हर जगह घुस के रहेंगे। और उनको रहेगा कि पावर से बाहर नहीं जाने चाहते। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ेगा इस आसानी से? नहीं छोड़ेगा। अनलेस एंड अनटिल पूरे कंट्री में रिवोल्ट होना जब तक ना हो जाए, लोग सड़क पे ना उतरना शुरू हो जाए, श्रीलंका में जैसे हम दौड़ा दौड़ा करके मारना शुरू किया था, वैसा जब तक सिचुएशन ना हो तब तक ये चाहेगा ना, अनलेस एंड अनटिल ही डाइज और अनलेस एंड अनटिल ही गोज टू संन्यास। ठीक है। तो वैसा कुछ नहीं, तो इसीलिए इंडिया जैसे कंट्री में प्रैक्टिकली स्पीकिंग मिक्स्ड इकोनॉमी विथ अ लिटिल इंक्लिनेशन टुवर्ड सोशलिस्ट, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लगता है। ठीक। अगर मान लीजिए सरकार को ही हाथ में सारी चीज अगर सपोज मान ली दे दे और कंट्रोल करने के लिए एक काफी टायरनेस टाइप की गवर्नमेंट आ गई, तब तो दिक्कत है। प्राइवेट तब तो मान लीजिए तो हम एग्जाइट में भी नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, बोले कौन है बंद करो, इसको दे दो, कैप्चर कर दो। सर अच्छा बुरा का बात नहीं सर, दोनों ही अच्छा है। बस ये है कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे कि जैसे कोई मतलब एलोन मस्क टाइप का कोई बन नहीं पाएगा अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी से। बाकी डेवलपमेंट तो दोनों में होता है सर, आजकल दो। डेवलपमेंट होता है दोनों में, बट क्या है ना कि अगर कैपिटलिस्ट माइंड का आपका प्रॉफिट देखिए, मतलब सोशलिस्ट और दो दो चीजें थे, एक प्रोड्यूसर एक कंज्यूमर। कंज्यूमर का क्या ऑब्जेक्टिव है? सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन। प्रोड्यूसर का क्या ऑब्जेक्टिव है? प्रॉफिट। प्रॉफिट। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उसका प्रॉफिट है। तो यदि अगर कैपिटलिस्ट कोई है, कैपिटलिस्ट माइंडसेट से, उनका नो मैटर व्हाट कितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो, उसका अपना पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस को प्रॉफिट में लेके जाना, नो मैटर व्हाट। एक बार जब बिजनेस प्रॉफिट में जाएगी, पैसे लोग कमाएंगे, उसके बाद आती है हाँ ठीक है जो सोसाइटी के लिए कुछ ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। और ये प्रैक्टिकली भी है। सपोज मान लो मेरा एग्जांपल लो, मेरे पास मेरे को खाने को नहीं होगा,
तो मैं सोसाइटी और समाज के लिए कुछ करूंगा? ये बताओ। मेरे को ही खाना नहीं बन रहा करेंगे है, मैं वो तो। रेंट नहीं दे रहा हूं, कुछ भी मेरा खाना खर्ची मेरा नहीं निकलना पा रहा है, तो मैं क्या समाज और सोसाइटी के लिए कुछ कर पाऊंगा? कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो पहले तो मुझे अपने बेसिक नीड्स पूरा करनी है। तो वो एक जीरो पे आया, बेसिक नीड्स पूरा हुई। बेसिक नीड से ऊपर में आगे जा करके थोड़ा सा अपलिफ्ट करना, मतलब एक ऐसे लेवल पे लेके जाना जहां पे मेरे सिर्फ बेसिक ही नीड्स नहीं पूरे हो रहे, मेरे परिवार की जरूरतें पूरी हो रही है, मेरे दोस्तों की जरूरतें नहीं पूरी हो रही है, मैं एक अच्छा लाइफस्टाइल जी पा रहा हूं, आई एम इन अ कंफर्टेबल जोन। जब ये सिचुएशन अचीव हो जाता है किसी भी इंसान की, तब उसके बाद वो थॉट आता है कि हाँ चलो अब समाज और सोसाइटी के लिए कुछ किया जा सकता है। समझ में आ रहा है? सोशलिस्ट में क्या है, सोशलिस्ट में वो प्रॉफिट मेकिंग चीज नहीं है। वो सोशलिस्ट चीज चल कैसे रही है? आपके और हमारे टैक्स के पैसे से। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसे चल रही है? टैक्स का पैसा से। यस सर। कैपिटलिस्ट रन कैसे कर रहे हैं? एलोन मस्क कैसे टैक्स टैक्स का पैसा यूज कर रहे हैं या प्रॉफिट्स यूज कर रहे हैं डेवलपमेंट के प्रॉफिट लिए? से। प्रॉफिट्स। तो जब तक उसका सामान बिकेगा नहीं, कहां से आएगा पैसा? और उसको बिकाने के लिए उसको तो बहुत कुछ पैंतरा अपनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा ना। तो पैसा जा कहां से रहा है? लोगों के जेब से। अब दोनों का कॉन्टेक्ट समझ रहे हो? तो इसीलिए अगर एक्सट्रीम सिचुएशन में चुनना पड़े, मान लीजिए आपके पास अगर ऑप्शन रहे कि मिक्स्ड ऑप्शन इकोनॉमी का कोई ऑप्शन नहीं है, इधर यू कैन गो फॉर कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, तो कौन सा जाना आप पसंद करेंगे ओवरऑल देख करके लोगों की भलाई के लिए? मैं तो सर सोशलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट मुझे लगता है कि ज्यादा ठीक है, क्योंकि आप फिर प्रॉफिट कमाओगे तो अब फिर वहां पे इंटेंशन आ जाती है कि आप किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हो। प्रॉफिट रहेगी तो आप अपना इंटरनेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन अच्छे से कर पाओगे, वेपन्स अच्छे बना पाओगे, इनोवेशंस कर पाओगे। और इंटेंशन अच्छी है तो आप जो पब्लिक है उनको आप चीजें फैसिलिटेट कर पाओगे ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है फिर। ओके। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव हैं, जैसे सोशलिस्ट हो इकोनॉमिक हो, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशन। गवर्नमेंट का इंटेंशन खराब है, सोशलिस्ट गया। कैपिटलिस्ट का इंटेंशन खराब है, तो कैपिटलिस्ट गया। इसीलिए अ, हमारे फोरफादर्स ने काफी एक ब्रिलियंट माइंडसेट से, उनको पता था कि कंट्री हमारा कैसा है, इसीलिए दे ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी, सर ताकि लेकिन दोनों ही चीजें हमारे पास में रहें। सर मैं मानता हूँ सर थोड़ा सा सोशलिस्ट ज़्यादा अच्छा है। सर कैपिटलिस्ट मुझे लगता है कि सर वो एट द एंड मतलब एक एक्सटेंट पे जाके वो मोनार्की सिस्टम को फॉलो करने लगेगा। जैसे अभी अमेरिका में एलोन मस्क हो गया, या एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया, ये चार पांच कंपनी भी गवर्नमेंट के रूल्स को मतलब अल्टर करती है, उनके फेवर पे ही चीज़ें चलती है। लेकिन चाइना में वैसा नहीं, चाइना में गवर्नमेंट जो चाहती वो होता है। तो गवर्नमेंट तो एट द एंड लोगों के लिए चाहेगी, लोगों के हित के लिए काम करेगी। लेकिन चार पांच कंपनी तो लोगों का नहीं ना सोचेगी। वही पॉपुलेशन के हिसाब से आप देखो तो कैपिटलिस्ट है ना, तो कुछ लोगों को फायदा होता है। सोशलिस्ट में मास लेवल पे लोगों को फायदा होता है, डिपेंड्स अपॉन द इंटेंशन। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, अभी आपने वो चीज देखा होगा, सैम ऑल्टमैन वाला केस देखा है? अदानी ग्रुप। नहीं सर वो वो वाला चीज। क्या ठीक हुई। हाँ, और उसके बाद कोई इंडियन था, उसका आइडिया लेकर के मतलब ऐसे करके उसको सुसाइड कर लिया, ऐसा ऐसा कुछ करके वगैरह वगैरह। तो जब कभी भी आपको थ्रेट नजर आता है, मतलब कैपिटलिस्ट वाले एनवायरनमेंट में, अंबानी को सपोज अगर कोई थ्रेट नजर आ गया, अंबानी को थ्रेट आ गया, लेट्स हाइपोथेटिकली एग्जैक्ट में एक थ्रेट आ गया कि हाँ ठीक है चलो, उससे ज्यादा कमाना पैसा ये, तो मसल देंगे ना सबसे पहली बात। तो सरवाइव नहीं करने देंगे, मुझे टिकने नहीं देंगे। जैसे मोनोपोलिया कैसे क्रिएट होती है, जियो आया तो क्या किया, खा गया सबका मार्केट। सब जगह फ्री में दे दो, फ्री में दे दो करके मार्केट का, तो एयरसेल बिक गया। बाकी जो आइडिया था वो सब जितनी सारी सब से चले गया ना, मजबूरी में सबको अपना रेट्स कम करना पड़ा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सबका, फिर अभी देखो मजबूरी में तुमको 500 600 रुपए का रिचार्ज कराना पड़ेगा। अब है, हो गया है, मजबूरी है। तुम 500 600 रुपए का रिचार्ज नहीं कराओगे मंथली में, तो तुम फोन पे बात नहीं होगा तुम्हारा। तो इसीलिए क्या है कि इट डिपेंड्स अपॉन, इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन इंटेंशन। जैसे अगर मुझे बोले, फ्रैंकली स्पीकिंग, तो अगर मुझे बोले कि
चलाओ, मतलब पूरे देश को ऐसे करके चलाओ फ्रॉम अ कैपिटलिस्ट माइंड ऑफ पॉइंट से। मेरा इंटेंशन अच्छा है तो जाहिर सी बात है मैं कैपिटलिस्ट होते हुए भी आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द होल मास। मैं कोशिश नहीं करूंगा कि हाँ कुछ लिमिटेड लोगों का ही फायदा हो, मैं कोशिश करूंगा कि लोगों का। इट डिपेंड्स, प्योरली डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन, बट दैट इज एन आइडियलिस्टिक सिचुएशन। आइडियलिस्टिक सिचुएशन ऐसा जनरली हार्डली ही कुछ मिलता है। ठीक है, तो फिर मिक्स्ड उसका इकोनॉमी वाला सीन है मतलब जिसमें बोथ। वो टाटा टाटा ग्रुप को दे देते हैं हम, रतन टाटा, मतलब एक कैपिटलिस्ट होके भी वो मतलब बहुत सारा टैक्सेस का पैसा डोनेट करते थे, मतलब एज मतलब अदानी और अंबानी से तो बहुत ही मतलब वो हेल्प भी करते थे, और प्लस गवर्नमेंट को सपोर्ट भी बहुत करते थे। मतलब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बोल सकते हैं कि हाँ हाँ, कैपिटलिस्ट माइंडसेट का भी तो वही आदमी। इंटेंशन, इंटेंशन का बात है ना। वही इंटेंशन अगर सपोज मान लो अंबानी का इंटेंशन अच्छा होता तो, अरे मतलब चुटकियों में देश का गरीबी खत्म कर सकता था ना वो। कर सकता है, अभी पास है। चुटकियों में अडानी बहुत लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन। तो टाटा ग्रुप है तो उनका ही अलग लेवल की, इतने सारे लोगों को नौकरी दिया, इतने सारे लोगों का जिंदगी बदला, इतने सारे बहुत सोशल काम किए इन्होंने। तो बहुत सारी चीजें, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर इंटेंशन। ठीक है, सर तो दोनों ही अपने अपने जगह पे है। सर ये भी बात है, चार पांच मतलब आदमियों के भरोसे देश को नहीं ना छोड़ सकते। देश हाँ को ये सरकार भी चलाना चाहिए। वही है, तो हमें ओवरऑल पर्सपेक्टिव चीजों को लेकर के देखना पड़ेगा कि क्या है नहीं है। हाँ, तो हमें डिफरेंस क्लैरिटी से पता चल गया दैट प्राइवेट सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इंपोर्ट कवर। इम्पोर्ट। इंपोर्ट कवर। हेडिंग लिखिए, इंपोर्ट कवर लाइट। इंपोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ मंथ्स, इंपोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ मंथ्स a country can keep paying for, a country can keep paying for its imports, ए कंट्री कैन a country can keep paying for its imports using only its, using only its foreign exchange reserves, using only its foreign exchange reserves. Full stop. Example, if India's forex reserves, if India's forex reserves are $600 billion, फॉरेक्स में या फिर फॉरेन। forex, forex, if India's forex reserves are $600 billion and monthly imports cost, and monthly imports cost $60 billion, $60 billion, then import cover equals to, then import cover equals to 600 by 60, 600 by 60 is equal to 10 months, is equal to 10 months. ओके, तृप्ति एक्सप्लेन कीजिए इसको, व्हाट इज इंपोर्ट कवर। जहां तक समझ में आ रहा है ये है कि जो इंपोर्ट कवर ये होता है कि आप कितने महीने तक एक कंट्री जो है इंपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली पैसा देना पड़ेगा।
तो आप वो मतलब कब तक वो मतलब देर लगा सकते हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, पैसा दे सकते हो इंपोर्ट करने के लिए, यूजिंग इट्स ओनली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। थोड़ा थोड़ा ही समझना है। बोलो। सर इंपोर्ट कवर वो नंबर ऑफ मंथ्स है कि कितने मंथ तक के लिए हम इंपोर्ट कवर ले सकते हैं, और ये कैलकुलेट होता है जितना कोई कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व है, मतलब वो डॉलर के टर्म पे ही रहता है कि फॉरेन करेंसी कितनी है और कितना का हम इंपोर्ट करा रहे हैं, मतलब कितना हम बाहर से खरीद रहे हैं कितने रुपए का। तो अगर इंडिया के टर्म्स में देखा जाए तो $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व है, और हम इंपोर्ट करा रहे हैं $60 बिलियन का। तो डिवाइड कर देंगे तो इससे हमको 10, मतलब हम 10 महीने का मेरे पास इंपोर्ट कवर है। हाँ। ओके। यहाँ पे एक टर्म आया है फॉरेन फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज। मतलब जो हम लोग मुद्रा एक्सचेंज करते हैं, करेंसी एक्सचेंज करते हैं। हम रुपी देते हैं यूएसए को और हमें डॉलर मिलता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, रुपी का डॉलर में एक्सचेंज होता है। ठीक है, करेंसी का एक्सचेंज होता है इस चीज में। तो जैसे मान लीजिए चाइनीज में दे, येन में दिए और फिर हमें ये मिला, तो ये एक्सचेंज हुआ। इसको तो फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज है उसको हम लोग फॉरेक्स बोलते हैं। ये हम लोग फॉरेन ट्रेड वाले लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आ, तो कहने का मतलब है, इंपोर्ट का मतलब होता है कि बाहर से, इंडिया के बाहर से कोई भी सामान को खरीदना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है इंडिया से बाहर कोई सामान को बेचना। तो ये इंपोर्ट हो गया, मतलब मंगाएंगे। एक्सपोर्ट मतलब बाहर बेचेंगे। तो यदि अगर हम बाहर से कोई सामान खरीद रहे हैं तो इसका मतलब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें सामान मिल रहा है तो हमें पैसा देना पड़ेगा। खरीद रहे हैं तो पैसा देना पड़ेगा, फ्री में तो नहीं मिलेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो जैसे ही हम पैसा देंगे तो हमारे पास, तो पैसा देने के लिए क्या होना चाहिए, उतना डॉलर में हम खरीदे तो डॉलर देना पड़ेगा ना हमें। तो उतना डॉलर हमारे पास होना चाहिए उतना। तो सपोज इंपोर्ट है मंथली हमारा है कि 60, जैसे फॉर एग्जांपल है $60 बिलियन मंथली हम मतलब पैसा हम दे सकते हैं। ठीक है, टोटल हमको देना है कितना, 600 बिलियन टोटल देना है। पर मंथ हम 60 दे सकते हैं। तो हम कितने महीने तक दे सकेंगे, 10 महीने सर तक दे सकेंगे। तो ये जो ड्यूरेशन है ना, इसको बोलते हैं कि इस टाइम पीरियड में इंपोर्ट मेरा कवर होगा। इस टाइम पीरियड में माय इंपोर्ट्स विल गेट कवर्ड। तो उसको इंपोर्ट कवर बोलते हैं कि इसने इंपोर्ट को कवर कर लिया। इतने इंपोर्ट कवर करने का उतना पैसा है, उतना टाइम है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट लिखिए, गुइडोटी रूल। गुइडोटी रूल, GUIDOTTI। GUIDOTTI, गुइडोटी रूल। गुइडोटी रूल, GUIDOTTI रूल देखिए। गुइडोटी रूल सेज, गुइडोटी रूल सेज a country should keep foreign exchange reserves. A country should keep foreign exchange reserves equal to all its foreign debt, equal to its foreign debt maturing within the next year, maturing within the next year. So Guidotti rule says a country should keep foreign exchange reserves equal to all its foreign debt maturing within the next year. Example, if India's short term, if India's short term external debt, if India's short term external debt, debt समझते हो ना, DEBT कर्जा, debt, due, due in a year, in a year is $100 billion, इज $100 बिलियन। $100 बिलियन कैसे लिखेंगे, पहले डॉलर का सिंबल देंगे, फिर 100 लिखेंगे, फिर बिलियन लिखेंगे। उसको पढ़ेंगे कैसे, $100 बिलियन। डॉलर को पहले लिखते हैं, पढ़ते बाद में। सो $100 बिलियन।
then it should have at least then it should have at least $100 billion in reserves. Then it should have at least $100 billion in reserves to meet the Guidotti rule. To meet the Guidotti rule. To meet the Guidotti rule. कृष्णा एक्सप्लेन कीजिए. गुइडुटी रूल में भी ये कोई इकोनॉमिक्स होगा। तो उसका उसका एक रूल था कि कैसे ये जो इम्पोर्ट कवर है इसको मतलब कैसे बैलेंस किया जाए। तो उसका जो रूल है वो कहता है कि एक कंट्री शुड कीप फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इक्वल टू इट्स फॉरेन डेट मैच्योरिंग विद इन द नेक्स्ट ईयर। मतलब एक कंट्री के पास उतना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होना चाहिए जो उसका जो कर्जा है वो नेक्स्ट ईयर जो मैच्योरिंग होने वाला है। मान लीजिए कि आपका कर्जा 100 करोड़ का है, तो उसके पास पहले से ही 100 करोड़ होना चाहिए, तब वो उसको डेट को कर्जे में मतलब उतार पाएगा। एक एग्जाम्पल है कि इफ इंडिया शॉर्ट टर्म एक्सटर्नल डेट ड्यू इन ए ईयर इज $100 billion, देन इट शुड हैव एटलीस्ट $100 billion इन रिजर्व टू मीट द रूल। वैसे ही जो मैंने कहा कि मान लीजिए कि इंडिया का $100 बिलियन किसी बाहरी देश से कर्जा है, तो इंडिया के पास उतना होना चाहिए कि वो मतलब अगले साल को ये जो इंपोर्ट कवर है वो उसको चुका पाए। वही सब रूल कहता है। यस, वेरी गुड. सब समझ में आया सबको. मेरे पास कर्जा है, सपोज मेरे को अगले साल मेरे को 10,000 रुपये जमा करने हैं. सपोज लोन लिया मैंने, 10,000 रुपये जमा करने हैं. अगले साल मेच्योरिटी आएगा, उसका डेडलाइन आने वाला है 10 1 जनवरी. मान लीजिए जनवरी में आ जाएगा. होता है ना, क्रेडिट कार्ड में दिखाते हैं, बिल विल दिखा देते हैं कि हाँ इतना बिल जनरेट हो जाएगा. तो 10,000 का बिल देना है. मुझे पता है कि नेक्स्ट ईयर 10,000 बिल जनरेट. तो अभी मेरे पास अगस्त महीना है. अगस्त से लेके दिसंबर तक मेरे को एनी हाउ उतना 10,000 रुपये एटलीस्ट अरेंज करना है. तो यही होता है गुइडोटी रूल. तो वही चीज फॉरेन के कॉन्टेक्स्ट में, फॉरेन का कर्जा अगर कुछ है तो उसका कर्जा मैच्योरिटी पीरियड होने से पहले जितना कर्जा है उतना पैसा हमारे पास इकट्ठा हो जाना चाहिए. समझ में? तो कैसे इकट्ठा होगा? क्या तरीका है? एक्सपोर्ट करके। फॉरेन पास एक्सपोर्ट करो। करके. जब बेचेंगे कुछ सामान तो पैसा आएगा, जो पैसा आएगा वही कर्जा चुका देंगे. तो ये गुइडोटी रूल है. इंडिया में जब 1947 के अराउंड में, जब हमारे पास में मिक्स्ड इकोनॉमी आई, विथ अ लिटिल मोर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स, थोड़ा ज्यादा इंक्लिनेशन था सोशलिज्म के पे. तो वहां पे एक पॉलिसी इंडिया फॉलो करती थी, दैट इज LQP पॉलिसी. LQP पॉलिसी मतलब लाइसेंस, कोटा एंड परमिट. फिर ये पीरियड चला 1990 तक. उसके बाद फिर 1990 में LQP बन गया क्या? LPG. लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. ठीक है. तो ये नोट करके लिख लो. नोट. LPG एरो दीजिए, सॉरी LQP एरो दीजिए, लिखिए LPG. LQP एरो दीजिए, लिखिए LPG. LQP को बॉक्स में डालो, वहां पे लिखो अराउंड 1947. अराउंड 1947. और LPG में लिखो 1990s. 1990s. ओके, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन. वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन. ब्रैकेट में लिखिए टू बी अपडेटेड रेगुलरली. टू बी अपडेटेड रेगुलरली. उसके नीचे लिखिए इट इज एडजस्टेड एनुअली. इट इज एडजस्टेड एनुअली. कितने क्लास, कितने कैटेगरीज होते हैं वर्ल्ड बैंक
के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग? चार फाइव। होता है। इससे पहले कौन सा, कौन कौन सा? फाइव होता है ना सब वो, IBRD, और मतलब दो मेनली होता है जो वर्ल्ड बैंक को डिफाइन करता है, और तीन होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। लिखा है अच्छा, तो वो आपने। आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वो डिफाइन किया, वो नहीं। मतलब अभी क्लासिफिकेशन करना है इनकम के बेसिस पे, मतलब कौन कौन सी कंट्री किन किन इनकम के बेसिस पे, बताओ। इसके पहले वाले लेक्चर में तो किए थे। इससे चार होते हैं। हायर कौन? इनकम कंट्री। हायर इनकम, फिर स्टार्ट लो से करो। लो लोअर। इनकम, लोअर लोअर। मिडिल, अपर मिडिल और हाई। हायर। ठीक है, तो ये वेबसाइट देखिए, पढ़िए क्या लिखा है ये। वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशंस बाय इनकम लेवल फॉर इनकम 2024-2025। लेवल 2025, ठीक है। तो यहाँ पे ये जैसे मैंने आपको ये दिखाया, ये देखो, टाइम पीरियड के हिसाब से चीजें बदल रही हैं। पहले, चलो रुको, पहले समझ लो इसको। डार्क ग्रीन क्या है? हाई इनकम। नॉर्थ अमेरिका, रिवाइज करो। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, यूरोप, एशिया, ओशियानिया, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इधर अंटार्कटिका। ठीक। अंटार्कटिका। अब यहाँ पे डार्क ग्रीन वाला ये आपका हाई इनकम बोलते हैं। लाइट ग्रीन वाले इसको बोलते हैं अपर मिडिल इनकम। तो यहाँ पे देखो, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका का ये दो बड़ा बड़ा, और फिर आपका ये चाइना एंड ऑल, दिस ऑल एशिया, ये वाला। फिर लाइट पिंक जो है ये आपको लोअर मिडिल इनकम दिख रहा है। फिर डार्क पिंक आपको लो इनकम दिख रहा है, ये चीज। ये क्लैरिटी आई आपको? 2023 में अभी क्या स्टेटस है? जी सर। हाई इनकम सबसे अमीर अमीर कंट्री कहाँ से दिख रहे हैं आपको? नॉर्थ अमेरिका में दिख रहे हैं, ऊपर यूरोप। आपको रशिया। यूरोप में, यूरोप, रशिया में यूरोप। दिख रहा है। फिर आपका ये ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा है। सऊदी अफ्रीका का ये साउथ अमेरिका के इधर चिली, क्या है ये, चिली है ना? अरब। जी सर। तो रिकैप करो तो, इसको याद है यस। क्या है हाँ ये? सर। अच्छा। फ्रेंच ये गुयाना, सर, फ्रेंच फ्रेंच गुयाना, गुयाना। फिर गुआना, सूरीनेम। सूरीनेम, गुआना, सूरीनेम, गुयाना, वेनेजुएला, वेनेजुएला। वेनेजुएला, कोलंबिया। कोलंबिया, इक्वाडोर, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, चिली। पेरू, चिली, अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलिविया। पैराग्वे। उरुग्वे, पराग्वे, पराग्वे, ब्राजील। उरुग्वे। देखो सारे के सारे कंट्रीज याद हो गए हैं। तो ये रहा आपका नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, और फिर ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया, ये सब चीजें हैं। अब जो डार्क ग्रीन वाला हाई इनकम है, सब अमीर अमीर सब कंट्रीज हैं। फिर लाइट ग्रीन वाले ये सब थोड़ा अपर मिडिल क्लास में आते हैं, अपर मिडिल इनकम। लाइट पिंक वाले लोअर मिडिल इनकम। इंडिया कहाँ है? लोअर मिडिल इनकम। लोअर मिडिल इनकम में है इंडिया का। फिर आपका डार्क पिंक है लो इनकम का, और ये चीज है। अब देखिए, सिर्फ इंडिया पे फिलहाल फोकस करना, स्टार्टिंग से प्ले कर रहे हैं, और देखना कि स्टार्टिंग से 2023 तक इंडिया का स्टेटस कहाँ से कहाँ पहुंचा है। दे देखो, देखो इंडिया का स्टेटस लो इनकम में है। 2007 में देखा आपने, हम्म। 2007 में आपका थोड़ा प्रोग्रेस किया, लोअर मिडिल इनकम पहुंचा है। ठीक है, इंडिया पे फोकस हो गया। ओके, अब नॉर्थ अमेरिका पे खाली फोकस करो, खाली नॉर्थ अमेरिका पे। नॉर्थ अमेरिका को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मैक्सिको बस थोड़ा सा चेंज हुआ, लोअर से अपर में आया। हाँ, थोड़ा सा, मतलब क्या बोलते हैं ना, ये नॉर्थ अमेरिका जो है शुरू से ही रिच रहा है। हाँ वही शुरू शुरू से से रिच रहा ही। है, डार्क ग्रीन देखो, शुरू से ही रिच रहा है ये। इसका कलर ही नहीं चेंज हो रहा है। इधर का खाली यहाँ पे देखो, ये छोटू सा इधर। हाँ वो यूएसए के थोड़ा सा पास। सिर्फ रसिया ही एकलौता है जो पिंक से डार्क ग्रीन पहुंच गया। हाँ अब देखो, साउथ, इस पे फोकस करो, रुको।
नॉर्थ अमेरिका हो गया ना, एक एक करके साउथ अमेरिका पे फोकस करना, ओनली फोकस ओनली, सॉरी ये सेंट्रल अमेरिका पे, ये वाला पोर्शन, ये सॉरी मैक्सिको है ना ये। यस सर। जी सर। ये आपका क्या है इधर, यूएसए, यूएसए। कनाडा। कनाडा, कनाडा। यूएसए। यूएसए, यूएसए। मैक्सिको, मैक्सिको। मैक्सिको। और ये आपका सेंट्रल अमेरिका इधर वाला पार्ट, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में ये वाला पोर्शन, जस्ट फोकस ऑन दिस मैक्सिको ओनली, सिर्फ मैक्सिको फोकस हो। लोअर मिडिल था, लोअर मिडिल से कहाँ गया, अपर मिडिल। लोअर मिडिल से अपर मिडिल में गया, दिखा। अब चलो फोकस करो रशिया पे, जस्ट फोकस ओनली ऑन रशिया। फिर से देखो, पहले अपर मिडिल था, डिसइंटीग्रेशन है उसका हुआ, फिर चला गया लोअर मिडिल मिडिल में, फिर गया अपर मिडिल में, फिर थोड़ा हाई इनकम हुआ, फिर अपर मिडिल, और अभी 2023 में फिर से रिच हो गया। अफ्रीका देखना, जस्ट सी ऑन अफ्रीका। अफ्रीका में क्या दिख रहा है, तो लो इनकम ही ज्यादा दिख रहा अधिकतर गरीब देश वहीं पे है। है। जी सर। ठीक है, अब फोकस कीजिए ऑस्ट्रेलिया पे। शुरू से अमीर। ऑस्ट्रेलिया शुरू से अमीर है, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्लियर हुआ, हाई इनकम, अपर मिडिल, लोअर मिडिल, लो इनकम, ओके। अब यहाँ पे देखो, ये कंट्री वाइज क्लासिफिकेशन दिया है, मतलब कॉन्टिनेंट्स में कौन सा है, जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो नंबर ऑफ कंट्रीज बढ़ती घटती रहती है इस तरह से, कौन रिच हो गया, कौन गरीब हो गया, इस तरह से कॉन्टिनेंट वाइज ये आपका डिस्क्रिप्शन है ये चीज में, ओके। अब यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो, इसको नोट कीजिए और दोनों डेटा नोट कीजिए, दोनों डेटा नोट कीजिए। लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम। FY25 पता है क्या लिखा होता है, FY25 मतलब क्या है, व्हाट इज FY25? फाइनेंशियल। फिजिकल। फाइनेंशियल ईयर 25 कहाँ कब से कब होता है, अब मार्च से मार्च तक। वो तो लिखा हुआ है, जुलाई से 1 से जुलाई का वो ये। रुको दिखाता हूँ। इंडिया में तो मार्च से काउंट होता है ना, से अप्रैल से। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, कहाँ गया, देखो। अप्रैल फुल के। हाँ, अप्रैल फुल के दिन स्टार्ट होता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब ये FY लिखा रहेगा, इसका मतलब होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसको एक फिनेंशियल ईयर बोला जाता है, ठीक है। ये है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यूएस के कॉन्टेक्स्ट में देखो, 1 अक्टूबर से सितंबर। यूके के कॉन्टेक्स्ट में 6 अप्रैल से 5 अप्रैल। तो हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है, तो उस पर हमें फोकस नहीं करना। यहाँ पे बस देखो कि ये जो फिनेंशियल ईयर 25, FY25 न्यू डेटा, लो इनकम कंट्रीज किसको बोलेंगे, ये क्या है, व्हाट इज दिस, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा है, ठीक है, US डॉलर्स में। तो 1145, ये आपका पर कैपिटा
हो गया आपका यूएस डॉलर्स में। अगर इतना या इससे कम है तो वैस उस कंट्री को बोलेंगे लो इनकम। 1146 से 4515 में है तो लोअर मिडिल इनकम। 4516 से 14005 है अपर मिडिल इनकम। इससे ज्यादा है तो 14005 हाई इनकम। तो ये न्यू डेटा है और प्रीवियस डेटा ये। डेटा लिख लिया ये। नहीं सर, लिख रहे हैं। लिखो। ठीक है, आ गई। मोटर खोल कर दो, ऊपर पानी चढ़ेगा। हो गया डेटा डन। यस सर। ओके। ये था आपका पर कैपिटा। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है? हर इंसान कितना कमाता है, मतलब टोटल इंडिविजुअल, पॉपुलेशन से डिवाइड कर, मतलब जीडीपी को पॉपुलेशन से। हाँ, पर कैपिटा हर पर्सन कितना कमाता है, वो एनुअल था। चलो कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेटर है। यस सर। $1 में कितना रुपया होता है? अभी कितना चल रहा है? 86, 84, 86। 1 डॉलर एटी बता। सेवन पॉइंट फोर सेवन रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हुआ है। 87.47 रुपीज। तो देखो लोअर इनकम में कितना था, 1145 था ना। 1145 इंटू मल्टीप्लाई करो 87.47, कितना रुपया आ रहा है? 1 लाख एक एक सौ लाख 153 रुपए। ये साल का है, ये साल का पैसा है। ठीक है। सपोज 12 महीने में इतना लोग कमा रहा है, एक महीने में लोग कितना कमा रहे हैं? डिवाइडेड बाई मतलब 12। 8,346। 8,386। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन 8,000 समथिंग जो कुछ भी है, उस उतने बराबर या उससे कम अगर मंथली कमा रहा है, तब वो लो इनकम कैटेगरी। समझ में आया? 8,000 या उससे कम अगर पर मंथ कमा रहा है कोई पर्सन, एक पर्सन, तो वो लो इनकम कैटेगरी में है। ठीक। अच्छा, एवरेज सर सैलरी डॉलर, भारत में है। डॉलर का साइन एक बार दिखा दीजिए ना, मैं भूल गया कैसे लिखते हैं। एस वो एस काटा। देख के वर्टिकल काटते हैं, एस लिख के ओ, वर्टिकल काट। ठीक है। तो इसको हम लोअर इनकम बोलते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये है। ठीक है। मेजॉरिटी इंडियंस कितना कमा रहे हैं पर मंथ? पर 10 से मंथ 20 वो के। 10,000। 10 से 20 के बीच। चलो देखते हैं। मंथली एवरेज पर इनकम। 10,000 होगा ज्यादा। तो एवरेज में तो अडानी का भी आ जाएगा ना, तो फिर। हाँ, वो तो उसका ज्यादा है तो वो चीज तो ये देखो। एवरेज मंथली इनकम इन इंडिया फॉर ऑल ऑक्यूपेशन इज 20,000, ये बोल रहे हैं। एवरेज है ये 20,000। हम्म। मतलब ये इतना इन्फ्लेटेड वैल्यू क्यों है? पर क्योंकि कैपिटल। अधिकतर लोग सैलरीज वगैरह ना, तो वो थोड़ा सा एवरेज करने में शिफ्ट हो जाता है उधर। क्योंकि जैसे सपोज कंपनी का सीईओ है, उसका मंथली सैलरी सपोज 10 लाख रुपए पर मंथ, और उसी कंपनी का एम्प्लॉय है, उसी का पर मंथ सैलरी 10,000 रुपया, और एवरेज करेगा तो थोड़ा सा शिफ्ट होगा ना उधर, तरह इंक्लाइन चला जाएगा। देखने से लगेगा अरे इस कंपनी का तो एवरेज बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअली में वास्तविक में मिल कितना रहा है उसको, 10,000 महीना। तो यही कारण है कि ये चीज टेक्निकली स्पीकिंग अगर डेटा वेटा अच्छे से अगर एनालिसिस या क्लासिफिकेशन करे तो इंडिया सीरियसली लो इनकम में आ जाएगा। अभी दिखा किस में रहा है? लो लोअर मिडिल इनकम में। क्लैरिटी आई है आपको? लो इनकम किसको बोलते हैं, लोअर मिडिल, अपर मिडिल, और इसी तरह से आप वो चीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, इकोनॉमिक थ्योरीज। इकोनॉमिक थ्योरीज नंबर 1 लिखिए।
क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स, एरो दीजिए, लिखिए नो गवर्नमेंट रोल, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एरो दीजिए, लिखिए नो गवर्नमेंट रोल। इसके अंदर लिखिए, लिखिए एडम स्मिथ, इसके नीचे लिखो एडम स्मिथ, थॉमस मैल्थस, थॉमस मैल्थस, THOMAS, थॉमस मैल्थस, MALTHUS, मैल्थस, JB से, JB से, SAY से, JB से, फिर है JS मिल, JS मिल, फिर लिखो डेविड रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स पहले जो कॉन्सेप्ट आया वो इकोनॉमिक्स का है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स। ये कॉन्सेप्ट बोलता है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता इकोनॉमिक्स में। तो जो क्लासिकल थ्योरी है इकोनॉमिक्स की, वो क्या बोलती है कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता है इकोनॉमिक्स चलाने में, इकोनॉमिक्स खुद ब खुद चलता है। तो ये क्लासिकल थ्योरी है। इस क्लासिकल थ्योरी में कुछ नोटेबल इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने कुछ कुछ आइडियाज दिया था अपने अपने अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। तो पहले थे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ हाइफन देके लिखिए। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था इनविजिबल हैंड का, हाइफन दीजिए, लिखिए इनविजिबल हैंड, फिर हाइफन दो, लिखो मार्केट्स सेल्फ रेगुलेट थ्रू, मार्केट्स सेल्फ रेगुलेट थ्रू इंडिविजुअल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, मार्केट्स सेल्फ रेगुलेट थ्रू इंडिविजुअल परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। चलिए आशीष समझाइए एडम स्मिथ का क्या कहना था, क्या कॉन्सेप्ट है इनका। एक बार रिपीट करेंगे प्रश्न? मार्केट्स सेल्फ रेगुलेट थ्रू इंडिविजुअल परस्यूट, PURSUIT, परस्यूट ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सर एडम एडम स्मिथ बोल रहे हैं कि जो इकोनॉमिक थ्योरी में बोलता है कि ये इंडिविजुअल हैंड है, मतलब इस पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता। इनविजिबल, इनविजिबल हैंड। हाँ, इनविजिबल हैंड है, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन मार्केट अपने आप चलते रहता है, और वो चलता है कि इंडिविजुअल का सेल्फ इंटरेस्ट पे। वो जैसा मतलब जिस जिस तरह का चीज़ खरीदना चाहेगा मार्केट उस तरफ शिफ्ट होते रहेगा। उस चीज़ का प्राइस बढ़ेगा, उस चीज़ घटेगा दूसरे का प्राइस। करेक्ट। नेक्स्ट, थॉमस मैल्थस, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया पॉपुलेशन ट्रैप का, हाइफन दीजिए, लिखिए पॉपुलेशन ट्रैप। नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करना, नंबर अगर अच्छे चाहिए तो डेवलप दिस हैबिट, क्योंकि आप लोगों में अभी वो पोटेंशियल फिलहाल अभी नहीं है कि अपने नोट से एग्जामिनर को आप इंप्रेस कर पाओ। अपना हैंडराइटिंग अच्छे से फोकस करो, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, अलाइनमेंट प्रॉपर रखा करो, ताकि सामने वाले को देखने में अच्छा दिखे, मतलब लगे, ताकि वो क्या लिखा है वो बाद की बात है, लेकिन जो भी लिखा है वो इंप्रेशन झलकते ही नंबर दिखना चाहिए। तो वैसा है, थोड़ा आप डेवलप कीजिए। पॉपुलेशन ट्रैप, हाइफन दीजिए, लिखिए पॉपुलेशन ग्रोथ टेंड्स टू, पॉपुलेशन ग्रोथ टेंड्स टू आउटस्पेस फूड सप्लाई, पॉपुलेशन ग्रोथ टेंड्स टू आउटपेस, OUTPACE, आउटपेस फूड सप्लाई, कॉमा लीडिंग टू चेक्स लाइक famine, लीडिंग टू चेक्स, CHECKS, चेक्स लाइक
फेमीन, FAMINE, फेमीन। कृष्णा समझाइए। लीडिंग टू चेक्स फेमिन। हाँ, लीडिंग टू चेक्स लाइक फेमीन। सर इसका तो सर उतना खास मेरे को कुछ मतलब एग्जाम्पल के साथ आ नहीं रहा है कुछ। कोई और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। किसी को समझ में आया ये? सर यस। मैं बोलूं? हाँ, यस बोलिए। मतलब पॉपुलेशन ट्रैप है। लाइक ज्यादा पॉपुलेशन है और फूड कम है तो फेमाइन हो जाएगा, लाइक बंगाल फेमिन है। बाकी वो पॉपुलेशन से नॉट रिलेटेड है, लेकिन पॉपुलेशन तो बंगाल में ज्यादा ही है, फूड सप्लाई रोक दिया था इसलिए वहाँ फेमाइन हो गया। यस, कहने का मतलब है कि यदि अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर गया तो खाना बचेगा नहीं खाने के लिए सफिशिएंट। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी वहां पे। तो ये जो क्या बोलते हैं ना, ये जो शॉर्टेज होता है ना, ये सब एक नेचुरल चेक्स हैं, जैसे फेमीन है, डिजीज है, पोवर्टी है। ठीक, ये सब होने लगते हैं, जिसके कारण से क्या होगा, लोग मरेंगे। और लोग तो मरेंगे फिर फेमिन, पॉपुलेशन कम होगा। फेमिन पॉपुलेशन मतलब कम होगा, भूखमरी। बैलेंस। फेमिन मतलब अकाल, खाना की कमी। जब बंगाल में हुआ था ना, आपके तो स्टेट में हुआ था बंगाल फेमिन। हुआ था। तो समझ रहे हो, पॉपुलेशन ट्रैप मतलब पॉपुलेशन बहुत तेजी से अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, खाना कम हो जाएगा। खाना कम हो जाएगा तो फिर लोगों को खाना मिलेगा नहीं। खाना नहीं मिलेगा, गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी, लोग मर जाएंगे। फिर पॉपुलेशन कम हो जाएगा। कोरोना हुआ, इतना सारा पॉपुलेशन बढ़ा, कोरोना हो गए, लोग मर गए, उसके बाद पॉपुलेशन डाउन। पॉल्यूशन था इतना ज्यादा, सब लॉकडाउन में, गाड़ी वाड़ी सब बंद, बैलेंस। जानवर सब जो थे, जानवर पक्षी वगैरह सब बाहर, उनको फ्री। तो नेचर को पता है कि किस तरह से बैलेंस करना। नेचर नोज इट्स ओन बैलेंस। तो ये पॉपुलेशन ट्रैप कॉन्सेप्ट आया समझ में? तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? थॉमस मैल्थस ने। नेक्स्ट, JB से मतलब जीन बैप्टिस्ट से। JB से का फुल फॉर्म है जीन बैप्टिस्ट से। मोनिशा, अक्षय, प्लीज कम ऑन कैमरा। जीन बैप्टिस्ट से, JEAN, जीन बैप्टिस्ट, BAPTISTE, बैप्टिस्ट से। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सेज लॉ, SAY', सेज लॉ। इसके नाम, इन्होंने लॉ दिया, अपने नाम पे रख दिया अपना नाम, सेज लॉ। ये लॉ क्या बोलता है, हाइफन दीजिए। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। चलिए तृप्ति एक्सप्लेन कीजिए इसको। पर मतलब ये है कि Here, the supply will play a role. If the supply is higher, the demand is low. If the supply is low, the demand is high. This is a law. नो, It's व्हाट आर यू सेइंग? नो, दैट्स द डिफरेंट थिंग दैट विल बी स्टडी इन द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हियर इट्स समथिंग डिफरेंट। तृप्ति बोलिए। मतलब ये है कि अब आप सप्लाई करोगे तो जैसे मान लो कोई कंपनी ही है, ठीक है, तो वो अगर उसको कोई चीज प्रोड्यूस कर रही है, तो उसमें वो जो भी मटेरियल्स लगाएगी, जो भी सामान लेगी, तो अब वो अलग अलग जगह से खरीदेगी। तो अब किसी एक जगह से उसने मान लो कि एक सेमीकंडक्टर को ही लेकर के ले लो, तो एक उसमें कुछ जो जरूरी का होगा वो किसी एक दुकान से, मतलब एक किसी कंपनी से लेगा। वो वहां से लेकर के वहां से प्रॉफिट कमाएगा। और तो उसका जो फिर उस प्रॉफिट को फिर वो अपना सप्लाई करने में आगे, जो उसका कंपनी जो प्रोड्यूस करेगा वो उसमें उस पैसे को लगाएगा। तो ये है कि ये खुद में ही जो सप्लाई चेन जो होता है वो खुद ही डिमांड क्रिएट करती है। उसको मेंटेन करने के लिए दोनों साथ साथ ही चलते हैं। मोनिशा, यू पुट योर कैमरा लाइक दिस। sir. योर पुट पंखा दिखा रही हो।
सप्लाई क्रिएट्स इट्स पर्याप्त ओन है। डिमांड्स मीन्स, ओके, सप्लाई Yeah. क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड मीन्स कि हम मार्केट में सामान सप्लाई करेंगे पहले। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मान लो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सपोज स्टेपलर है ये, लेकिन पता नहीं है किसी को क्या होता है ये। मेरे दिमाग में आइडिया है, मैंने बना दिया है प्रोडक्ट, मार्केट में सप्लाई कर दी। अब जैसे ही सप्लाई कर दिया, लोगों को पता चला, हाँ इससे पेन इसका करता ना, पेन पेपर को स्टेपल करते हैं, ऐसे करते हैं, लोगों को पता चला, तो लोग उसका यूटिलिटी समझे, फिर ऑटोमेटिकली इसका डिमांड जनरेट हो गया। तो हम कोई भी प्रोडक्ट, जैसे होता है ना कि दूसरा वे इन सेंस कि मूवीज में जैसे बोलते हैं, पब्लिक जो डिमांड करेगी वही तो मूवी बनाएंगे। पब्लिक को नंगा पुंगी वीडियो चाहिए, तो नंगा पुंगी मूवी बनाएंगे। तो बोलते हैं कि डिमांड जैसा है वैसा हम बनाते हैं, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स वैसा बनाते हैं। लेकिन जीन बैप्टिस्ट से ने क्या बोला कि नहीं, तुम पहले सप्लाई करो, डिमांड ऑटोमेटिकली खुद से क्रिएट हो जाएगा उस चीज में। समझ में आया? तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट लिखिए। नेक्स्ट क्या है? जेएस मिल। जेएस मिल का फुल फॉर्म है जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल। इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है लिबर्टी प्रिंसिपल का। हाइफन दीजिए, लिखे लिबर्टी प्रिंसिपल। हाइफन दीजिए, लिखे इंडिविजुअल फ्रीडम शुड बी लिमिटेड। इंडिविजुअल फ्रीडम शुड बी लिमिटेड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल फ्रीडम should be limited only to prevent harm, only to prevent harm to others. Okay, Monisha, now you explain this. Individual. Here he also say you already say about the means to end. Here we should not consider about only the result. The way of process also should not harm others. Whether this result is good or not, we should not harm others by producing a goods. No, what are you explaining? JS Mill. Yes, individual should be limited only to prevent harms to others. Explain that. We should one individual producing any goods, it should not be harms to others. I couldn't get it. ये बोल रहा है इंडिविजुअल फ्रीडम शुड बी लिमिटेड ओनली टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स। मतलब फ्रीडम अच्छी ठीक है, पर फ्रीडम और लिबर्टी में अंतर होता है। ठीक है, तो फ्रीडम इज की अब ये नहीं है कि मेरी फ्रीडम मतलब है, मेरे को हर चीज की फ्रीडम है तो मैं जाके किसी का खून कर दूं, किसी को चार झापड़ मार के आ जाऊं, तो मैं तो सामने वाले को हार्म कर रही हूँ। तो फ्रीडम भी लिमिटेड होनी चाहिए। यही इसका कहने का सेंस है कि फ्रीडम को वहां तक लिमिट करनी चाहिए जब वहां वो किसी दूसरे को, सामने वाले को हार्म ना करे। ओके, सो लिबर्टी प्रिंसिपल सेज कि लिबर्टी प्रिंसिपल से जैसे एक पॉजिटिव टर्म है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, कहाँ से ली गया? कहाँ से लिए? फ्रांस। फ्रांस। गुड। फ्रांस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमने लिया है लिबर्टी का, तो इसका मतलब एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, वी वांट लिबर्टी। हमें चाहिए कि हमें कोई रोक टोक ना करे, हमें पूरी खुशकियत है। तो इनका ये कहना है कि लोगों को पूरा छूट दीजिए, पूरा फ्री दीजिए, उनको पूरा एकदम जो करने का मन है कीजिए, प्रोवाइडेड वो किसी को हार्म ना करे। उस लेवल तक दीजिए फ्रीडम जिस लेवल के बाद एक निगेटिविटी क्रिएट होने लग रही है। मान लीजिए पूरा एक दायरा था, एक सर्कल, इतना में हम पूरा फ्रीडम क्रिएट कर सकते थे, तो हम पूरा फ्रीडम क्रिएट करेंगे, प्रोवाइडेड कि इस सर्कल से जैसे हम बाहर निकलेंगे तो निगेटिविटी आएगी। तो लेट दैट सर्कल बी फिल्ड विथ कलर्स। पूरे सर्कल को फिल करो, पूरा फ्रीडम छूट दो, उसको बोलते हैं लिबर्टी प्रिंसिपल। तो ये जेएस मिल का एक कॉन्सेप्ट है। लास्ट है डेविड रिकार्डो। यस अक्षय। मतलब एक एग्जांपल देना चाहती हूँ सर। हमारे बचपन पे टॉम एंड जेरी आती थी, लाइक वो टॉम एंड जेरी एक दूसरे से
लड़ाई करते थे, लेकिन वो बच्चे जो भी देखते थे वो रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए। एक इंस्टेंट आया था कि मतलब टॉम एंड जेरी जितने भी फाइट करते वो मर मर नहीं जाते, इसलिए वो भी बच्चे भी आपस में लड़ने लगे। और सीरियस इश्यू हो गए तो बैन भी लगा दिया टॉम एंड जेरी में। टॉम एंड जेरी में बैन लग गया है? मतलब वो इतना लेवल ऑफ इंटेंसिटी नहीं है अभी लड़ाई में। तो वो पिछले आई थिंक 2014 या उस दिन में थोड़ा बैन हुआ था और फिर चालू कर दिया, लेकिन उतना इंटेंसिटी फाइट्स नहीं थे अभी टॉम एंड जेरी में। अच्छा, मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं, ओके, ये चीज मतलब कंप्लीटली रीड दिस. While Tom and Jerry cartoons haven't been completely banned, certain episodes have faced restrictions or edits due to concerns about depictions of racial prejudice, smoking, and violence. Some streaming services include warnings about potentially offensive content related to racial prejudice, stemming from the cartoon's original context in 1960s US television. Additionally, the scenes depicting smoking have been edited out or changed in some instances, particularly those that might have been seen as condoning or glamorizing the behavior, especially in children's programming. The show's historical context as theoretical shots aimed at adults rather than children's television is also relevant to understanding the nature of the content. तो एक्चुअली ये जो बनाया गया था वो एडल्ट्स के लिए बनाया गया था, बट वो कार्टून्स की चीज है. ओके, ये तो पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है. गुड. सो दिस इज द थिंग. नेक्स्ट लिखिए डेविड रिकार्डो. इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कंपैरेटिव एडवांटेज का. कंपैरेटिव एडवांटेज, हाइफन दीजिए, लिखिए. नेशंस गेन बाय स्पेशलाइजिंग इन गुड्स. नेशंस गेन इन स्पेशलाइजिंग गुड्स they can produce at. सर इन Nations gain by specializing in goods. GOODS, goods. They can produce at opportunity at they can produce at they can produce at lower opportunity cost. They can produce at lower opportunity cost. आशीष एक्सप्लेन कीजिए इसको. लोअर अपॉर्चुनिटी को सर कंपैरेटिव एडवांटेज बोला है, मतलब अगर दो तीन कंपनी साथ में है तो कंपेयर करके, तो इसमें ये है कि नेशन को प्रॉफिट होता है वैसे गुड में स्पेशलाइजेशन करा के उसको प्रोड्यूस करने में, जिसकी सर लास्ट क्या लिखा हुआ था सर, एट लोअर अपॉर्चुनिटी गुड्स। मतलब हम जिसमें स्पेशलाइज्ड है लाइक आर्टिक्राफ्ट है, लाइक स्पाइसेस है, उसी को हम स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए ताकि हम उसमें लूप होल्स ना फाइंड करें, सब ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते जाना चाहिए, लाइक हम कंपैरेटिवली एडवांटेज हो बाकी कंट्रीज से। ऐसा कुछ है क्या? और ये लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये होता है ना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये है कि किसी चीज को मतलब जैसे मान लो मेरे पास दो ऑप्शन है और मेरे को पता है कि दोनों में से एक जो बेस्ट बहुत अच्छा है, ए बहुत बेस्ट है, बी उससे कम है, और बी जैसे मैंने चुन लिया तो ए को मैंने लूज कर दिया, तो उसको लूज करने का जो मेरे को कॉस्ट पड़ेगा कि मतलब इन द सेंस कि सिर्फ पैसे के ये में नहीं, बहुत सी चीजों के में, तो वो जो लॉस पड़ा उसको कहते हैं। तो ये है कि आप कम से कम लॉस आपकी हो उस कंपैरेटिवली एक किसी स्पेशलाइज्ड मतलब गुड्स एंड सर्विसेज पे फोकस करके मतलब चलने का, ऐसा मैं ओके, और एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं. से सपोज मान लीजिए अभी आप लोग को कनेक्शंस दिए किसका. तृप्ति आपको दिया है करंट अफेयर्स का कनेक्शंस. अक्षय आपको दिया है एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी. वाइल्ड और लाइफ आशीष साइंसेस। को मिला है हिस्ट्री का. ठीक है. अब आशीष हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरनमेंट तीनों के कनेक्शंस बना सकते हैं. अक्षया भी हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर्स तीनों के कनेक्शंस बना सकते हैं. तृप्ति भी हिस्ट्री ज्योग्राफी करंट अफेयर्स तीनों कनेक्शंस बना सकते हैं. बट
अगर कंपैरेटिवली देखें तो तृप्ति इज बेस्ट इन करंट अफेयर्स, अक्षया इज बेस्ट इन ज्योग्राफी, आशीष इज बेस्ट इन हिस्ट्री। तो एलोकेशन किसके हिसाब से होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू देयर बेस्ट स्किल। जो भी बेस्ट जिसमें है उसको वो काम दो। अगर मुझे कुकिंग भी आता है, मेरे को क्लीनिंग भी आता है, मैं दोनों ही काम कर सकता हूं, ठीक। और मेरे फ्रेंड को भी कुकिंग भी आता है, क्लीनिंग भी आता है, बट कंपैरेटिवली आई कुक बेटर, माई फ्रेंड क्लीन्स बेटर। तो यदि मैं और मेरा रूम पार्टनर अगर हम लोग साथ में रह रहे हैं, तो अगर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है रिसोर्सेस का, टाइम का, मनी का, एनर्जी का, तो क्या करना चाहिए? मुझे क्लीनिंग करनी चाहिए और उसको कुकिंग करनी चाहिए, या मुझे कुकिंग करनी चाहिए उसको क्लीनिंग करनी चाहिए? आपको सर आपको कुकिंग में। कुकिंग करनी चाहिए मुझे और कुकिंग करनी चाहिए, उसको क्लीनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें बेस्ट है, कुकिंग करने में मैं बेस्ट हूं। तो इसको बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज लेना। तो क्लास में हम वही कर रहे हैं, जो जो जिसमें बेस्ट है उसको वो एलोकेट कर दो, उससे रिसोर्सेस, टाइम, मनी सेव होगी, फास्ट काम निकलेगा, पूरे सबको बेनिफिट होता है। तो इससे कंपैरेटिव एडवांटेज से किसका बेनिफिट होता है? सबका बेनिफिट होता है, ओवरऑल जो पूरे ग्रुप में एसोसिएटेड है सबका एडवांटेज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स कुछ दिए थे। तो हम लोगों ने पढ़ लिया एडम स्मिथ, थॉमस मैल्थस, जीन बैप्टिस्ट, जॉन स्टुअर्ट मिल, डेविड रिकार्डो। अब यहाँ पे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में फिट रखने हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट किसने दिया है। तो चलो कनेक्शन बनाओ। एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड, कनेक्ट करो। एडम, आदम कौन था? आदम सर वो अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी गॉड ने पहला इंसान बनाया था, फर्स्ट एडम। एडम फर्स्ट फर्स्ट मैन ऑन दिस यूनिवर्स, एडम, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू बाइबल 6000 साल पहले। बट अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी कब से लाइफ शुरू हुई है? बिलियन ऑफ बिलियन ईयर्स अगो, बिलियन ऑफ बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। सबसे पहला अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पहला जो स्कल मिला है वो कहाँ पे मिला है? अफ्रीका में मिला है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बाइबल जस्ट 6000 साल पहले एडम का जन्म हुआ, ठीक है। तो एनीवेज, तो एडम का जन्म हुआ। तो एडम का जब जन्म जन्म हुआ तो कैसे? एडम के पास जब भगवान आते थे, गॉड, इनविजिबल होकर के आते थे। कैसे आते थे? इनविजिबल होकर के। तो लगा दो, एडम कौन है? एडम पहला इंसान है, और उसके सामने भगवान इनविजिबल होकर के आते हैं, इसलिए एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड। एडम स्मिथ, इनविजिबल हैंड, या गॉड ने अपने इनविजिबल हैंड से एडम को बनाया है, वॉट एवर। नेक्स्ट है थॉमस माल्थस। इसको कनेक्ट करना है पॉपुलेशन ट्रैप से। सर वो एक कार्टून आता था ना पहले, वो ट्रेन वाला, थॉमस। कौन सा कार्टून? देखो मेरे को आप बताओ, मैं यहाँ पे सर्च करूँ, नाम या बोलिए। फिर टॉम एंड जेरी भी थॉमस ही है। थॉमस हर जेरी के लिए ट्रैप्स बनाता है। पॉपुलेशन जेरी रख सकते हैं तो। हाँ, वो भी कर सकते हो। अब ये देखो, उसमें है कि मालथुस, माल को ठूसो, मालथुस। हाँ, वो ट्रेन वाला जो है ना वो ही है। थॉमस का एक कार्टून कार्टून है। उसमें वो ट्रेन वाला है, वो उसमें दिखाता है, वो बोलते रहता है, ट्रेन आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं अलग अलग स्टॉपेज पे जा करके। छोटी छोटी स्टोरी दिखाते हैं कार्टून का नाम उसमें। बताओ, कार्टून का नाम बताओ। थॉमस करके ही है कुछ, ऐसे सर्च करने पे शायद आ जाए। थॉमस थॉमस ट्रेन। एंड फ्रेंड्स, हाँ। ये। हाँ। यस। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। Keep going! I can't see where I'm going. Come on, Thomas! You'll be pleased to know, Rosie. यही ना, थॉमस माल्थus। तो क्या है, मालगाड़ी लेके जा रहा है वो, माल्थus, थॉमस माल्थus। तो उसमें क्या है? ट्रेन है, ट्रेन लेकर के जा रहा है, तो उसमें पॉपुलेशन को लेके जाएगा, सारे पॉपुलेशन को लेकर के जाएगा थॉमस माल्थus, ठूस ठूस करके पॉपुलेशन भर करके लेके जाएगा थॉमस माल्थus। नेक्स्ट है जीन बैप्टिस्ट से। तो इसे नाम से पता है, से है, तो सेज लॉ।
नेक्स्ट है जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल मिल, मिल। लिबर्टी प्रिंसिपल पकड़ सकते हैं कि जैसे वो जो भी जेएस है वो क्या कर रहा है, मिल मिल पकड़ लेंगे वो पॉइंट की। जैसे नहीं बोलते किसी को धमकाते हैं कि तुम मिल को बताते हैं ऐसे करके। क्या तो किसको ये करते हैं? मिल। हाँ मिल मिल नहीं बोलते, धमकी देते हैं, मिल बाहर मिल तो बताते हैं। अच्छा हाँ, बाहर मिल, हाँ। ओके। वैसे कि चलो बाहर मिलते हैं, मतलब फ्रीडम है हमारे पास, लिबर्टी है कि मारेंगे जा करके बाहर। मिल, तो मिल से लिख दो, बाहर मिल, पीटेंगे जाके। और फिर नेक्स्ट है डेविड रिकार्डो, कार्डो। कार्डो से सेंस हो रहा है काटो, काट काट कर काटेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस क्रिएट होगा, कंपैरेटिव एडवांटेज मिलेगा, तो कार्डो से काटो। एडम स्मिथ इनविजिबल हैंड, थॉमस मैल्थस पॉपुलेशन ट्रैप, जीन बैप्टिस्ट से सेज लॉ, जेएस मिल लिबर्टी प्रिंसिपल, और डेविड रिकार्डो कंपैरेटिव एडवांटेज। डन। ठीक है, इसका नोट्स स्कैन करके भेजो तुरंत एंड ज्वाइन इन 5 मिनट्स।